नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ री एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं, ठीक है। अगला वीडियो यहाँ पे देखेंगे। जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पे कवर करते हैं, ठीक है। तो प्लीज इस सीरीज को एग्जामिनेशन तक फॉलो कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। आज पूछा गया है कि संगीत की टप्पा शैली, ठीक है, जो है गाई जाती है बेसिकली ये, तो किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो सबसे पहले ये मोहम्मद शाह, ठीक, इसके टाइम पीरियड पे ये इंट्रोड्यूस होती है और लेटर जो पॉपुलराइज की गई, देखेंगे ये अवध के नवाब थे आसफुद्दौला, है ना, तो उनके कोर्ट में एक सिंगर थे गुलाम नबी शोरी, ये नाम भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इंट्रोडक्शन वाले के लिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 का था, इसके माध्यम से जो उस समय प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना, उनको रिप्रेजेंट करने वाली एक बॉडी जो है उस समय के लेजिस्लेचर जो यूनियन लेवल पे था, उसमें इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो जिसको चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहा जाता है। 1857 की क्रांति में कई सारे लोग अलग अलग जगह से लीड कर रहे थे, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत पॉपुलर हैं। तो उसी क्रम में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में जो ये बरेली का इलाका है वर्तमान में आप देखते हैं, तो यहाँ से इसको कौन लीड कर रहा था, ठीक है। तो जो है खान बहादुर खान रोहिल्ला पूरा नाम था इनका, ऑप्शन डी, ठीक। मिलिंद पन्हो जो कि एक राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में लेख है ना, तो जो है वह बौद्ध भिक्षु कौन है? ठीक, तो नागसेन, ऑप्शन सी। यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा, ठीक है, हाँ देखिए 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन हुआ। ये बड़ा पॉपुलर है, यूपीपीएससी में अक्सर पूछा जाता रहता है। तो इसका गठन किस नेता ने किया था? तो इन विकल्पों के हिसाब से अगर हम देखें तो जो है इंद्र नारायण द्विवेदी और एक थे गौरी शंकर मिश्रा, ठीक। तो उस समय महामना जो मदन मोहन मालवीय जी थे, उनके सपोर्ट में इसको फरवरी 1918 में स्टैब्लिश किया गया था। तो विकल्पों में ऑप्शन फर्स्ट। इस क्वेश्चन में कुछ पुस्तकें हैं और कवयित्री है ना, महिला, तो ये यूपीपीएससी में पूछा गया हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है, अलग अलग रूप से। तो ये सारी रचनाएं और लेखक का नाम प्लीज ध्यान से देख लीजिए। इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? तो गंगाबाई वाला ऑप्शन जो है, ये एक 19th सेंचुरी में गुजराती राइटर थी और इनकी जो फेमस एक कह सकते हैं कृति है ना, वो है महासागर, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए, ये पूछे जा सकते हैं आपके आरओ के एग्जाम में भी। इसमें से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो जो चांदनी चौक का इलाका है वर्तमान में, उस एरिया में लॉर्ड हार्डिंग पे ये बम फेंका गया था 1912 में। इसमें रिस्पॉन्सिबल थे अनुशीलन समिति के लोग, ठीक है, ऑप्शन डी, जो कि रिवॉल्यूशनरी एक उस समय की संस्था थी। इसमें संबंधित लोग कौन कौन थे बम फेंकने में? क्या कोई कॉमेंट करके बताएगा? हमने ये पहले बताया हुआ है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तुगलक डायनेस्टी में जो है ये अजीजुद्दीन खान, इनके बारे में अलग से पढ़िएगा, ठीक। संस्कृत कंपाइलेशन की थी लगभग 300 बुक्स की इन्होंने। इसमें से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? इन विकल्पों में देखेंगे सुंडा ट्रेंच, इसको मैप पे लोकेट कीजिएगा, है ना, साउथ ईस्टर्न रीजन में है ये इंडियन ओशन में, ऑप्शन बी। महाद्वीप जिसको द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीज इसके नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन होता है इसका वुल, ठीक। और इससे संबंधित जो ये हैं शीप वगैरह, इसकी पॉपुलेशन है काफ़ी अच्छी खासी रेफरेंस में, तो इसीलिए इसको जो है इस नाम से जानते हैं। बाकी कंगारू के लिए भी आप ऑस्ट्रेलिया को जानते ही होंगे। किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? ठीक है, तो लगभग जो एवरेज दूरी है उससे 3% क्लोजर होता है ना, ये
लगभग 3 जनवरी को, है ना। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी का आप शेप देखेंगे क्या है, शेप नहीं मतलब जो अर्थ की ऑर्बिट है परफेक्टली सर्कल नहीं है, तो किसी न किसी टाइम पे वो सन के पास, है ना, क्लोज तो आएगा ही, ठीक। तो इसी को ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में टर्म जो है कई बार इंग्लिश में दे करके ही पूछते हैं, तो ये पेरीहीलियन बोलते हैं इसे, ठीक। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इसमें से कौन सा सिद्धांत सही सुमेलित है ना। कई सारे जो है एस्ट्रोनॉमर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं अलग अलग समय पे, है ना, जैसे हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में। तो उसमें अगर हम सारे ऑप्शंस देखें एक बार, तो इसमें जो है ये टाइडल हाइपोथेसिस जो है ना, ये ठीक है, ऑप्शन बी। अन्य ऑप्शंस जो है बताइए कौन सा किसके द्वारा दिया गया, इसको कमेंट करके बताइए आप। टेक्टोनिक प्लेट उसमें से कौन सी है जो एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है, ठीक है। देखिए पृथ्वी पे जो लिथोस्फीयर है वो डिवाइडेड है 7 मेजर और कुछ माइनर प्लेट्स में, जिसको कि हम टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में जानते हैं। इसके बारे में अलग से प्लीज़ पढ़िएगा। तो मेजर जो प्लेट्स हैं जैसे एशियाई और पैसिफिक, तो इनके बीच में स्थित है माइनर प्लेट पैसिफिक, है ना, तो पैसिफिक कह रहे हैं, सॉरी, फिलीपीन प्लेट, है ना। इसको मैप पे भी लोकेट कीजिएगा, ऑप्शन डी। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक तत्व जो है लौह, है ना, आयरन, इसकी मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन बाय मास अगर हम देखें अर्थ के रेफरेंस में, तो आयरन जो है 32 से 35% मान लीजिए, है ना, ऑप्शन डी, है ना। मतलब मेजर जो होता है वो कई बार 34 से 35 आएगा, तो इसको ही ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक। तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं इसका याद ही कर लीजिए तो बेहतर होगा, है ना। जैसे सबसे बड़ा हमारा जुपिटर हम जानते हैं, ठीक है, फिर है सैटर्न, फिर यूरेनस, तो ये देखिए यूरेनस वाला मिल रहा है ना यहाँ पे, यही वाला उत्तर है। यूरेनस के बाद है नेपच्यून, फिर अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी, है ना। तो अर्थ आ गया यहाँ पे ये, और फिर वीनस है नहीं इसमें, मार्स और मरकरी, तो सी ऑप्शन। इसमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना, रिवर आइलैंड। ब्रह्मपुत्र रिवर से संबंधित है माजुली, है ना, कहाँ पे है ये, असम में, ठीक। इसमें से किन नदियों पर, मतलब एक ही नदी है उस पर पंचित हिल डैम का निर्माण किया गया था, तो 1960s में, है ना। ये अभी वर्तमान जो झारखंड में धनबाद है, यहाँ से रिवर फ्लो होती है दामोदर, ठीक, तो उसके ऊपर है ये। कुछ फेमस फिलोसॉफिकल थॉट्स और उसके प्रचारक, है ना, इसके संबंध में सुमेलित कौन सा है। तो जो मेजर हैं हमारे, कम से कम आपको ये पता होनी चाहिए। अब जैसे इसमें देख लेते हैं सारे ही, जैसे पतंजलि का तो खैर वो योग है ना, वैशेषिक, ठीक, तो ये संबंधित है किसके द्वारा, कणाद, ठीक। और जो है ये जो है हो जाएगा जैमिनी। मीमांसा जो है फिर डी ऑप्शन इसमें जैसे करेक्ट है, इसको चूज कर लेते हैं। इसके अलावा जो मेन एक पूछा जाता है ये सांख्य, है ना, कपिल, तो सारे ही ध्यान रखिए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेख है चरक संहिता, इसके बारे में पूछा जाता है। तो कितने अध्याय और खंडों में ये विभाजित है, तो जो है 8 खंड हैं जिसको कि स्थान कहते हैं, है ना। ये टर्म ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया हुआ है पहले, और ये फर्दर डिवाइडेड है चैप्टर्स में, इनकी कुल संख्या है 120। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन सा अधिकारी होता था, तो जो रेवेन्यू कलेक्टर कह सकते हैं, है ना, ऑप्शन बी। रिसेंटली एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी स्पेयर, इसके लेखक का नाम बताना है, ठीक। तो ब्रिटिश प्रिंस हैरी, है ना, इनको ड्यूक ऑफ ससेक्स, है ना, ये भी कहते हैं, ऑप्शन सी। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा एक सही कालानुक्रम है, तो इन्वेडर्स जो सबसे पहले आए कौन, ग्रीक, फिर शक, फिर कुषाण। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी। क्रोनोलॉजी लगाने के लिए यूपीपीसीएस बहुत पूछता है, तो प्लीज सारे जो हमारी लिस्टिंग है, जैसे पेड ग्रुप में अगर होंगे तो हमने ये सब दिया हुआ है, काफी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं ये, है ना। तो प्लीज इसको पढ़िएगा। 1916 जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919, है ना, ये सब आसपास ही हो गया। मोपला रिवोल्ट इसमें सबसे लास्ट है, 1921। ईवी रामास्वामी नायकर, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल के एक मूवमेंट में लीडर रहे,
उनके संबंध में कौन सा कथन सही है? बहुत ध्यान से देखा करिए सही या गलत क्या पूछा गया है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया 1920 ऑनवर्ड्स गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, है ना, जो कि नेशन वाइड रहा ऑलमोस्ट। तो तमिलनाडु में 3 फेमस लीडर थे इससे संबंधित। कौन कौन? जो एक तो नाम यहाँ पे लिखा ही हुआ है, दूसरा सी राजगोपालाचारी और एक थे एस सत्यमूर्ति करके, है ना। तो खैर इनकी बात अगर हम करें तो ये जो है इस मूवमेंट में थे। तो जो है यहाँ से ये क्लियर हो गया पहला स्टेटमेंट। कांग्रेस के मेंबर भी थे ये। 1925 में उन्होंने कांग्रेस को इस वजह से छोड़ा क्योंकि इनका एक तरीके से कांग्रेस की जो लीडरशिप थी उससे सेटिस्फेक्शन नहीं था, इस वजह से कि जो उस समय की सोशल इनइक्वालिटी थी और मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप थे उनका रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस में उतना नहीं था, इनका ये मानना था। तो इस वजह से इन्होंने इसको छोड़ा था। दोनों कथन ठीक है। उसके बाद कांग्रेस छोड़ने के बाद इन्होंने एक नई पार्टी अपनी बनाई, द्रविड़कर कजगम, है ना, डीके। इसको भी ध्यान रखिएगा। पुराणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पुराणों की कुल संख्या है 18। इसको भी जानते रहिए, कई बार फैक्ट के रूप में पूछ लेते हैं। तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, काफ़ी पॉपुलर एक डायनेस्टी रही है। और वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश जो है पड़ता है। थोड़ा डिटेल में भी इस चीज़ों को पढ़िए। दोनों खैर यहाँ पे ठीक ही हैं। इस प्रश्न में 2 लिस्टिंग्स हैं, उसको मैच करना है। पहले आप एक बार सूची देख लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद आंसर पे हम बात करेंगे। ऑप्शन बी जो है इसके हिसाब से इसको मैच करेंगे, ये ठीक है। 2 हमारे पास कथन और कारण है, ठीक। कथन कह रहा है देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। ऑब्वियस सी बात है, लोग, है ना, नियंत्रण होंगे जनसंख्या तो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कम होगा, तो बैलेंस बना रहेगा, ठीक। तो पहला कथन तो हमारा ठीक हो गया। रीजन में ये कहा गया है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, तो ये गलत हो गया ना। तीव्र कमी अगर हो ना तो खूब बढ़िया बैलेंस बना रहेगा, एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। तो कथन सही है, कारण गलत है। इसमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है, है ना। बेसिकली हिमालयन जो रेंजेस हैं हमारी देखेंगे, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक रेंज, ट्रांस हिमालय, है ना। तो जो ग्रेट हिमालय वाली रेंज है उसमें मेनली जो हाई पीक्स हैं वो स्थित हैं। तो इसमें से माउंट नागा टिब्बा जो है ना, नाग टिब्बा या नागा टिब्बा, ये उत्तराखंड में है। तो ये हमारा लेसर हिमालय का पार्ट है, ये ऑड हो गया। बाकी के सब जो है ग्रेट हिमालय या फिर उसको हिमाद्री के नाम से जानते हैं। तो ये कथन भी ध्यान रखिएगा, ये अलग से पूछ लेते हैं कि हिमाद्री किसको कहते हैं। ओनामुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, ये किस शहर के पास स्थित है? तिरुवनंतपुरम में है ये। नेक्स्ट है थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? वाटरफॉल भी काफी फेवरेट टॉपिक है यूपीपीएससी, खास करके अपर पीसीएस एग्जामिनेशन का। प्लीज इसको पढ़िएगा। एक क्वेश्चन मैच करने के लिए दे देते हैं, 4-4 का ऐसे मैच कराइए, है ना, लोकेशन और नाम। तो ये है ये सतारा डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र, ऑप्शन फर्स्ट। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से इसमें से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? यूनिफॉर्म रॉक स्ट्रक्चर होने के कारण साउदर्न जो रिवर्स हैं, खास करके जैसे कावेरी, गोदावरी, इंडस नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, कृष्णा, है ना, तो महानदी हो गई, तो ये सब है ना, इसको बोलते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न, है ना। तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं, मतलब वृक्षनुमा होता है, ऐसे कई सारी ब्रांचेस छोटी छोटी निकल जाती हैं, ठीक है। हालांकि इन सभी जितने भी टाइप्स हैं इन सब के बारे में पढ़िए और इसके एग्जाम्पल पढ़िए। तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनिकट बांध स्थित है, जो कि सबसे पुराने बांधों में से भारत में से एक है? ऑप्शन बी, है ना। प्लीज ये हमने बोला ना अभी, डैम, वाटरफॉल, ये सब चीजें पढ़िएगा, पूछे जाते हैं ये। किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं? सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है ना। उत्तर भारत में हम देखते हैं हिमालय रेंजेस हैं, ठीक। इसी की वजह से होता क्या कि जो सेंट्रल एशियन कोल्ड विंड्स हैं वो आने से बच जाता, मतलब रोक देती हैं ये रेंजेस हमारी, है ना, एज अ बैरियर काम करता है। तो इसीलिए अपेक्षाकृत जो मध्य एशिया है उससे यहाँ पे सर्दी कम होती है। यहीं आप ऊपर देखेंगे जो ये देश हैं तो यहाँ पे काफ़ी सर्दियों का मतलब टेम्परेचर जो है बहुत नीचे तक चला जाता है। हिमालय अगर एग्जिस्ट ना करता तो पूरा नॉर्थ इंडिया जो हमारा भी है वो कोल्ड डेजर्ट टाइप का एरिया होता। इसमें से निर्धनता के प्रकार बताना है, ठीक है। इसमें से सापेक्ष निर्धनता और एब्सोल्यूट यानी कि
परम या पूर्ण निर्धनता, ये दो ही होती हैं। राज्यों में जो पंचायत हैं उसके इलेक्शंस होते हैं, है ना, तो उसका संचालन कौन करता है? तो जो भी राज्य हैं उनमें स्टेट इलेक्शन कमीशंस बने हैं, ये करवाते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर इसमें से कौन है? तो जो है कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, है ना, मनमोहन सिंह जी वाली 2009 से, तो उसमें थी मीरा कुमार, ऑप्शन फर्स्ट। अभी वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला। इसमें से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? कोयला माइनिंग के भी सेंटर्स विश्व में जितने हैं और इंडस्ट्रियल जो अन्य हैं ये भी पूछे जाते हैं, तो उसमें से एक है ये डोनेट्स्क, या फिर इसको डोनबास क्षेत्र भी कहते हैं, ऑप्शन सी। इकोनॉमिक बुक्स पॉपुलर जो हैं ये अक्सर पूछी जाती रहती हैं, बेशक कई वर्षों पहले लिखी गई हों, तो इसके भी पढ़े हैं लिस्टिंग्स। द चैलेंज ऑफ वर्ड पॉवर्टी, ये किसकी पुस्तक है? तो गुन्नार मिडल, ऑप्शन सी। भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पृथ्वी है 0 डिग्री इक्वेटर, फिर नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इन रेखाओं के समानांतर के जो क्षेत्र हैं लगभग उसी की बात की जा रही है ना। तो इस एरिया में देखेंगे, है ना, उस लैटिट्यूड पे ट्रॉपिकल मानसून है, ऑप्शन फर्स्ट। इन विकल्पों में से भारत का कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट? अभी जैसे नवंबर चल रहा है, दिल्ली में इस समय वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। AQI जो होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, लगभग 1000 से ऊपर ही तो लगभग हर जगह पे ही है। बारिश में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कई बार सर्दियाँ खूब पड़ती हैं, है ना, गर्मियाँ भी अच्छी खासी होती हैं। तो ये जो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये है औरंगाबाद में। कहाँ पे? महाराष्ट्र। नदी के प्रवाह को मापने के लिए इसमें से किस यूनिट का यूज करते हैं, है ना? क्यूसेक। आपने सुना होगा ना न्यूज वगैरह में, इतने क्यूसेक वाटर छोड़ा गया, है ना। वह कौन सा मार्ग है जो भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बतीय जो रीजन है ना, ऑटोनोमस और प्राचीन जो सिल्क रूट के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो उसका एक ये हिस्सा था, उसको ये बनाता है। तो नाथुला पास है सिक्किम में, वहीं से इस रीजन से जुड़ता है, ऑप्शन बी। ये सारे जितने भी पासेस हैं इसको प्लीज़ मैप पे देखें, या जो अन्य जितने भी हिमालयन राज्य हैं वहाँ पे जो पासेस हैं, महाराष्ट्र के रीजन में जो पास होते हैं उसको घाट बोलते हैं, है ना। तो इनको भी देखें, मैप पे देखेंगे तो ईजिली याद हो जाएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन विकल्पों में जितने भी माउंटेन पीक्स हैं हिमालयन रीजन से संबंधित, तो सबसे ऊंचाई कम किसकी है? गढ़वाल जो उत्तराखंड में रीजन है, नंदा देवी सेंचुरी के आसपास मुकुट पर्वत है वहाँ पे, है ना, लगभग 7000 मीटर्स आसपास का एलिवेशन है इसका। तो इन विकल्पों में सबसे कम यही है, बाकी जो भी हैं इन सब की भी देख लीजिए। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार जिसको कह सकते हैं कि एक अनोखी विशेषता, काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है ना? ये भारत हो गया। तो कहाँ पे है जो है डक्कन ट्रैप? इसका उत्तर यही है। तो भारत में किस क्षेत्र में है ये, जरा हमको आप कमेंट करके बताइए। ठीक, यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमने जो भी देखे हैं संबंधित फैक्ट को रिवाइज करते चलें। हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन के लिए या फिर किसी अन्य एग्जामिनेशन के लिए, BPSC, UPPSC, इन सब की जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर हैं, उस पर कॉल व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस सीरीज़ को हम आपके एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इन सब बातों के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।